बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारक चौधरी। नाज़रीन, इस वीलॉग में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नया आइनी बेंच जो है उसके जजेस को नामज़द कर दिया गया है, लेकिन अब इसके बाद क्या अगली कार्रवाई होने वाली है। इसके अलावा आपके साथ डिस्कस करेंगे चूँकि अभी अमेरिका में सदारती इंतखाब जो थे वो डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं, लेकिन उस इंतखाबात के असरात पाकिस्तान में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जो उनके वज़ीर हैं, उनकी दौड़ें लग गई हैं। वो ट्विटर पर वो अपने जो ट्वीट्स हैं उनको बार बार वो खंगाल रहे हैं। नाज़रीन, इसके अलावा आपके साथ बात होगी कि आइनी कमीशन में जैसा कि कहा जा रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट अब वो डिसीजन मेकिंग जो एक वो फैसला कौन किस्म का जो ऑर्डर होगा या जो मुमकिन कोई ऑर्डर आ सकता है जो बड़े केस में 26वीं तरमीम में जब ये केस लगेगा तो वो किसका था। नाज़रीन, इस बारे आपके साथ डिटेल के साथ गुफ्तगू करेंगे। आपसे गुजारिश के हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले आपसे डिस्कस करते हैं चूँकि परसों यानी कि 8 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का एक बहुत ही अहम अजलास होने जा रहा है। ये अजलास एक ऐसे मौके पर होने जा रहा है जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए चीफ़ जस्टिस आ गए हैं, उन्होंने ये अजलास तलब किया है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत सारी और तब्दीलियाँ रोनमा हो चुकी हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइनी बेंच के जो जजेस हैं उनको नॉमिनेट कर दिया गया है, 7 जजेस को नॉमिनेट कर दिया गया है। आइनी बेंच जो है मुमकिन तौर पर अगले हफ्ते से अपना काम जो है वो स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि फौरी तौर पर उसने अपना काम शुरू करना है। जबकि ज़राए कहते हैं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन हैं, जो कि अब एक सुपर चीफ जस्टिस के वो इख्तियारात उनको मिल चुके हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात की। और इस मुलाकात में जो एक नए सेक्रेटेरिएट के क़याम के हवाले से या जो आइनी केसेस हैं उनके हवाले से वो डिस्कशन हुई है कि किस तरह से जो आइनी केसेस हैं अब वो आइनी बेंच को भिजवाए जाएंगे और आइनी बेंच में ये केसेस लगवाए जाएंगे। नाज़रीन, अगर इस हवाले से देखा जाए तो चूँकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो आइनी बेंच है उसके जजेस की तादाद 7 है, यानी कि जो जुडिशल कमीशन का अजलास हुआ है उसमें 7 जजों को नॉमिनेट किया गया था। हमने अपने पिछले वीलॉग में इस बारे में डिटेल के साथ गुफ्तगू की थी और उन 7 जजों में जो 2 जज ऐसे हैं जिनमें जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान। नाज़रीन, ये दोनों जज जो हैं ये साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के वो आइन के आर्टिकल 63A वाले जो केस था उस बेंच का भी हिस्सा थे। ये 5 रुकनी बेंच था जिसमें उन्होंने इस केस को समाअत की थी और इन दोनों जजों का जो शुमार है वो साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उनके हम ख्याल जजों में होता है। अब नाज़रीन, आपके साथ डिस्कस करते चले, चूँकि गवर्नमेंट ने ये आइनी बेंच बनाया, ये आइनी बेंच जो है ये किसी जज ने नहीं बनाया, ना तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बनाया है और ना ही सुप्रीम कोर्ट की उस कमेटी ने बनाया है जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कायम की गई। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि ये जो आइनी बेंच है ये गवर्नमेंट का बनाया हुआ आइनी बेंच है, हुकूमत का बनाया हुआ आइनी बेंच है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का बनाया हुआ आइनी बेंच है जो कि अब आइनी केसेस को सुनेगा। और चूँकि हम बात कर रहे थे इन 2 जजों की जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान। नाज़रीन, अब ये दोनों जजेस जो हैं ये अब लगता है कि एक दफ़ा मुश्किल में आने वाले हैं। वो इस तरह के इन दोनों जजेस के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, मिसकंडक्ट के हवाले से इनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। और चूँकि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी उन्होंने 8 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का जो अजलास है वो भी तलब कर रखा है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के 8 नवंबर को होने वाले इजलास में मुमकिन तौर पर जो ज़राए कहते हैं कि इन दोनों जजेस के ख़िलाफ़ जो एप्लीकेशंस हैं जो मिसकंडक्ट के हवाले से उनको टेकअप किया जा सकता है। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो इन दोनों जजेस के ख़िलाफ़ कोई आम एप्लीकेशन नहीं है या कोई माली बदनवानी का केस नहीं है, बल्कि जो रिज़र्व सीट का फ़ैसला था उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ इन दोनों जजों ने अपनी माइनॉरिटी जजमेंट दी जिसमें इन्होंने कहा था कि जो 8 जजों का फ़ैसला है जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये हुक्म दिया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिज़र्व सीट दें
انہوں نے کہا جی یہ فیصلہ غیر آئینی ہے، اس پر عمل درآمد نہ کیا جائے، جس پر پھر 8 ججوں نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا. انہوں نے کہا کہ چونکہ ان 2 ججوں نے یہ کہا ہے کہ اس پر عمل نہ کیا جائے تو یہ جو انصاف کی فراہمی کا عمل ہے اس کو روکنے کے مترادف ہے. ناظرین، یہ دونوں جج جو اس وقت آئینی بینچ میں شامل ہیں، گورنمنٹ نے خاص طور پر جو ان کو آئینی بینچ میں شامل کیا اور ان کی جو جورسپروڈنس ہے، جو آپ کہتے ہیں کہ ایک آئینی فیصلہ ہے، وہ شاید یہی سب سے بڑا آئینی فیصلہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے یہ غیر آئینی ہے، حالانکہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے 8 ججوں نے دیا تھا. اور یہ ایک بہت خطرناک آبزرویشن ہے. ذرائع کہتے ہیں کہ پرسوں اب جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں ان دونوں ججوں کے خلاف جو اس حوالے سے اپلیکیشنز آئی ہوئی ہیں اور ان کو ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے. ناظرین، چیف جسٹس یحییٰ افریدی، جن کے بارے میں ابھی تک کچھ لوگوں کو کلیئر نہیں ہو رہا کہ وہ کس طرح سے اپنا وہ اقدامات اٹھا رہے ہیں. ایک جانب تو جب انہوں نے بطور چیف جسٹس اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا، انہوں نے جسٹس منیب اختر کو اس کمیٹی میں شامل کیا جو کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت یا پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے تحت اس کو قائم کیا گیا تھا. لیکن اس کے بعد اب چونکہ ان دونوں ججوں نے، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر، انہوں نے چیف جسٹس کو یہ کہا کہ آپ فل کورٹ کے سامنے 26ویں آئینی ترمیم کا کیس لگائیں، تو چیف جسٹس وہ اس میٹنگ میں نہیں آئے اور نہ ہی انہوں نے کیس لگایا. اور جس کے بعد جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا اور جوڈیشل کمیشن ایک آئینی بینچ بنا دیا. ظاہری بات ہے یہ اب آئینی معاملات ہے سارے، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس بینچ میں ایک دفعہ ضرور جائیں گے اور سارے معاملات وہ بینچ ہی سنے گا. اور ناظرین، یہاں پر آپ کو بتاتے چلے چونکہ اب ان دونوں ججز کے خلاف یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل میں اپلیکیشنز ہیں یہ بہت سگنیفیکنٹ ہیں. اور سپریم جوڈیشل کونسل جو کہ 5 ججز پر مشتمل ہے، جن کی سربراہی چیف جسٹس یحییٰ افریدی کریں گے، اس میں 2 ججز تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر، یہ خود دونوں اس کا حصہ ہیں. اس کے بعد 2 سینئر چیف جسٹس ہیں جن میں ایک اسلام آباد ہائی کورٹ اور دوسرے شاید اس میں وہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ سینیئرٹی کے لحاظ سے دونوں جو چیف جسٹس ہوتے ہیں اس کا حصہ بن جاتے ہیں. بہرحال یہ اب اجلاس ہوگا، آپ دیکھتے ہیں اجلاس کی جو کارروائی ہے اس میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. اور دوسرا سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں جو اہم بات سامنے آ رہی ہے جس کو ٹیک اپ کیا جائے گا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججوں کا خط ہے جس میں انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، ہماری فیملی کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے اور انصاف کا جو پروسیس عمل ہے اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو لہٰذا سپریم جوڈیشل کونسل اس معاملے میں ہماری رہنمائی کرے. تو ناظرین، یہ جو ممکنہ جو 2 چیزیں ہیں جو ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جو پرسوں والا اجلاس ہے اس میں ٹیک اپ کی جائے گی. بہرحال اب اس پہ دیکھتے ہیں کیا چیز سامنے آتی ہے. اور دوسرا آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ آئینی بینچ جو کہ 7 ججوں کا آئینی بینچ ہے. ناظرین، اس 7 ججوں کا آئینی کیا اب یہ جو 7 ججوں کا آئینی بینچ ہے گورنمنٹ کے لیے بڑا فیوریبل بینچ ہے؟ تو آپ کو بتاتے چلے گورنمنٹ کے لیے ابھی بھی یہ بینچ اس لحاظ سے فیوریبل نہیں ہے کہ اس میں ایک ایسا ووٹ ہے، ایسا سوئنگ ووٹ ہے جو کہ کسی بھی جانب جا سکتا ہے. ناظرین، کہا تو یہی جا رہا ہے کہ اس بینچ میں چونکہ جو 4 ججز ہیں یہ سابق چیف جسٹس کے ساتھ بینچز میں ہوتے تھے، ہم خیال ججز میں ان کو شمار کیا جاتا ہے، جن میں جسٹس امین الدین ہے، جسٹس نعیم اختر افغان ہیں، جسٹس مسرت حلالی ہیں اور جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں. اور جبکہ دوسری جانب جو 3 جج ہیں جن جسٹس عائشہ ملک، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن رضوی جو ہیں، یہ 3 ججز جو ہے یہ 8 ان ججوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے ریزرو سیٹ میں اپنا فیصلہ دیا اور الیکشن کمیشن کو آرڈر کیا. لیکن یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ جسٹس جمال خان مندوخیل کے حوالے سے آپ کے ساتھ ڈسکس کریں کہ جس دن وہ سابق چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ان کا ریفرنس تھا اور یہاں پر ایک تقریب تھی جو کہ بنیادی حقوق کا ایک انہوں نے مانومنٹ بنایا، تو وہاں پر ان کی وہ ہمارے کچھ صحافی دوست اور ہماری میں خود اس میں موجود تھا، تو ہماری ان سے بات ہوئی تو ان سے بڑے پرٹیننٹ قسم کے ہم نے سوالات کیے، جس میں جیسے جمال خان مندوخیل جو تھے، ایک تو ان کو کہنا تھا، انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں ہم ججز ہیں اور ہم پبلک میں کھل کر اپنے ویوز جو ہیں ان کا اظہار نہیں کر سکتے. اور دوسرا انہوں نے کہا جی کہ جو بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوں گے.
बहरहाल वो ज़राए यही कहते हैं कि जो जैसा जमाल खान मंदोखेल हैं, ये वोट उनका किसी भी जानब जा सकता है और उनका जो वोट है वो सिर्फ एक चीज़ से असेस नहीं करना चाहिए कि उन्होंने आइन के आर्टिकल 63A में जो बेंच था वहाँ पर बैठकर उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर का जो फैसला है उसको ख़त्म किया। अगर आपको बताते चले तो जैसे जमाल खान मंदोखेल इससे पहले भी जो बेंच बना था, जो 5 रुकनी बेंच था, जो कि साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की सरबराही में बनाया गया था, ये उनमें भी शामिल थे और इनका फ़ैसला उस वक़्त भी वही था जो कि इनका फ़ैसला इस बेंच में बैठ कर आया। लिहाजा इनका जो वो व्यूज़ हैं, जो इनका उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। इनका जो ऑर्डर है या इसकी जजमेंट है उसमें कोई तब्दीली रोनमान नहीं हुई। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि शायद वो इम्प्रेस हुए हैं, लेकिन ज़राए ये कहते हैं कि जैसा जमाल खान मंदोखेल अब भी वो ऐसा वोट है, अगर 3 जज जो हैं ये एक तरफ हो जाएं और आईनी बेंच के 3 जजेस एक तरफ हो जाए, 7 जजों का ये बेंच बनाया जाए, तो उसमें जैसा जमाल खान मंदोखेल का जो वोट होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, जिस पे गेस नहीं किया जा सकेगा आखिरी लम्हे तक कि वो वोट किसको पड़ सकता है। बहरहाल अब ये जजेस नामज़द हुए हैं। अब लगता है इससे पहले तो ये 5 जजों का बेंच बनाया जाएगा, उसके बाद शायद रिव्यू जो होगा वो 7 जजों में जाएगा। तो अब ये चीज़ें जो है ये ऐसा ऐसा क्लैरिटी की तरफ जाएंगी। और नाज़रीन, दूसरा आपके साथ डिस्कस करते चले एक बहुत ही अहम मैटर जो इस वक्त ये है कि अमेरिका में चूँकि सदारती इलेक्शन जो है डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं और उनकी जो जीत है, ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया में उसके साथ एक तब्दीली रोनमा होती है। अमेरिका में तब्दीली से पूरी दुनिया उसके साथ जुड़ी होती है और यहाँ पर हमारे आज हम देख रहे थे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक मूव नज़र आई है। वो ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वज़रा हैं उन्होंने अपने वो ट्वीट्स जो हैं उन्होंने डिलीट करना शुरू कर दिए हैं जो कि वो डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ करते थे। ज़ाहिर बात है ये माजी करीब में पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ हों या हमारे जो फेडरल मिनिस्टर कुछ ऐसे हैं, उन्होंने वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से उस वक़्त जो था वो उनके ख़िलाफ़ ट्वीट्स किए थे, वो उनके मौजूद थे। बहरहाल अब चूँकि एक तब्दीली आ चुकी है और अमेरिका में तब्दीली जो है इससे पूरी दुनिया में जो है चेंज वो जुड़ी होती है, तो यहाँ पर अब वो सारे जो वज़रा हैं वो अब बारी बारी वो ट्विटर पर आ रहे हैं, अपने ट्वीट्स को देख रहे हैं, उनको हदायत मिल चुकी हैं कि वो उनको अब डिलीट करें। ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट जो है उसने अमेरिका के साथ तो चलना है, उसके बगैर तो उनका गुजारा नहीं है। और चूँकि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने वोट हासिल किया है, वहाँ के जो लोग हैं जो मुसलमान हैं उनको इमरान खान की तस्वीर दिखाकर, इमरान खान की तस्वीर सामने करके, तो गवर्नमेंट को इस वक्त चूँकि मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट है उसको इससे भी बड़ी परेशानी और परेशानी का सामना है। नाज़रीन, बहरहाल ये वो डेवलपमेंट थी जो कि आपके साथ शेयर करना थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे नए वीलॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।